हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी टाइम विद प्रियंका। सो आज का ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम क्लास 11 हिस्ट्री के सैम्पल पेपर को सॉल्व करने वाले हैं फॉर टर्म 1 एग्जामिनेशन। सो अगर आप लोगों का प्रिपरेशन कंप्लीट हो गया है फॉर टर्म 1 एग्जामिनेशन, देन बहुत ही अच्छी बात है एंड ये वीडियो आप लोगों को ज़रूर देखना चाहिए, ताकि एक बार फिर से आप लोगों का रिविजन हो जाए, एक बार आप लोगों का प्रैक्टिस हो जाए कि आप लोगों ने कैसे प्रिपरेशन किए हैं। सो एग्जाम से पहले सैम्पल पेपर सॉल्व करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, ताकि आप लोगों को एक क्वेश्चंस के लेवल का अंदाज़ा हो, एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं ये आपको सैम्पल पेपर सॉल्व करने के बाद ही पता चलेगा। इनफैक्ट कई बार क्या होता है, सैम्पल पेपर में पूछे जाने वाले एक दो क्वेश्चन एग्जाम में दे देता है। सो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप एग्जाम से पहले कुछ सैम्पल पेपर सॉल्व करके जाइए। सो ये वीडियो आप प्लीज़ ज़रूर एंड तक देखिएगा एंड ट्राई कीजिएगा कि आप सारे क्वेश्चंस का खुद से आंसर दें मेरे आंसर बोलने से पहले। So now without further delay, let's start our video with our first question, which is मेसोपोटामियन वेपन्स वेर प्रोमिनेंटली मेड ऑफ, यानी कि मेसोपोटामिया के वेपन्स, मेसोपोटामिया के हथियार को कौन से मटेरियल से बनाया जाता था। सो लेट्स चेक द ऑप्शन। ऑप्शन नंबर ए इज ब्रोंज, ऑप्शन नंबर बी इज कॉपर, ऑप्शन नंबर सी इज स्टोन एंड ऑप्शन नंबर डी इज आयरन। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ब्रोंज। मेसोपोटामिया के वेपन्स को मेनली ब्रोंज से बनाया जाता था एंड ब्रोंज एक एलॉय है कॉपर एंड टीन का, यानी कि कॉपर एंड टीन के मिक्सचर से ब्रोंज बनता था। Next question is question number 2. The technological landmark witnessed by the urban economy of the city of Uruk was, यानी कि वो कौन सा टेक्नोलॉजिकल लैंडमार्क था जो कि सिटी ऑफ उरुक यानी कि उरुक शहर की अर्बन इकोनॉमी को विटनेस करता है, उसकी गवाही देता है। सो लेट्स चेक द ऑप्शन। पहला ऑप्शन है ब्रोंज टूल्स, दूसरा ऑप्शन है कंस्ट्रक्शन ऑफ ब्रिक कॉलम्स, तीसरा ऑप्शन है पोटर्स व्हील एंड चौथा ऑप्शन है ऑयल प्रेसिंग टेक्निक। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पोटर्स व्हील। सो पोटर्स व्हील का पिक्चर आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं। ये बेसिकली एक व्हील है, एक पहिया है जिससे अलग अलग शेप एंड साइज के पार्ट्स बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 3. In 2000 BC, the city that flourished as the royal capital of Mesopotamia was, यानी कि 2000 BC में वो कौन सा सिटी था जो कि मेसोपोटामिया के रॉयल कैपिटल के रूप में फ्लोरिश कर रहा था, डेवलप कर रहा था। So let's check the option. Option number A is Ur, option number B is Mari, option number C is Mohenjo-daro and option number D is Kalibangan. So इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मारी। मारी वो शहर था जो कि मेसोपोटामिया का रॉयल कैपिटल था एंड 2000 BC में वो रॉयल कैपिटल के रूप में डेवलप कर रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4. The Mesopotamian ruler who became the king of Akkad in 2370 BC was, यानी कि वो कौन से मेसोपोटामियन रूलर थे जो कि अक्कड के किंग बनते हैं इन 2370 BC। सो लेट्स चेक द ऑप्शन। पहला ऑप्शन है एनमरकर, दूसरा ऑप्शन है गिलगैमेश, तीसरा ऑप्शन है हम्मुराबी एंड चौथा ऑप्शन है सरगोन। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सरगोन। सरगोन वो मेसोपोटामियन रूलर रहते हैं जो कि अक्कड के किंग बनते हैं इन 2370 BC। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5. एन्ना वॉज द गॉडेस ऑफ, यानी कि एन्ना किस चीज की गॉडेस, किस चीज की देवी मानी जाती थी। सो पहला ऑप्शन है द मून, दूसरा ऑप्शन है लव एंड वार, तीसरा ऑप्शन है विंड एंड चौथा ऑप्शन है फायर। सो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लव एंड वार। एन्ना लव एंड वार की देवी मानी जाती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 6. The earliest temple in southern Mesopotamia was built in, यानी कि सदर्न मेसोपोटामिया में जो पुराने टेम्पल्स है, जो पुराने मंदिर है, उनका निर्माण कब हुआ था। सो लेट्स चेक द ऑप्शन। ऑप्शन नंबर ए इज 4000 BC, ऑप्शन नंबर बी इज 5000 BC, ऑप्शन नंबर सी इज 6000 BC एंड ऑप्शन नंबर डी इज 7000 BC। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 5000 BC। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 7. Main temples constructed by the people of early cities of Mesopotamia were the following, यानी कि मेसोपोटामिया के अर्ली सिटीज में रहने वाले लोगों ने कौन से मेन टेम्पल्स को कंस्ट्रक्ट किया था। सो लेट्स चेक द ऑप्शन। ऑप्शन नंबर ए इज नाने, ऑप्शन नंबर बी इज अनु, ऑप्शन नंबर सी इज एनकी एंड ऑप्शन नंबर डी इज एन्ना। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 3 एंड 4। एनकी एंड एन्ना दो ऐसे टेम्पल्स है, मेन टेम्पल्स है जो कि मेसोपोटामिया के अर्ली सिटीज में रहने वाले लोगों ने कंस्ट्रक्ट किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 8.
What is not a characteristic of Mesopotamian civilization, यानी कि इन तीनों पॉइंट्स में से कौन सा पॉइंट विशेषता नहीं है मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन का। सो पहला पॉइंट है टाउन्स वेर कंस्ट्रक्टेड अकॉर्डिंग टू प्री प्लान स्ट्रेटेजी, यानी कि मेसोपोटामिया के जो टाउन्स है वो पहले से प्लान किए गए थे, उसके बाद कंस्ट्रक्ट किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट है मड ब्रिक्स वेर यूज्ड फॉर कंस्ट्रक्शन, यानी कि मेसोपोटामिया के हाउसेस को बनाने के लिए मिट्टी के ईंटों का इस्तेमाल किया जाता था। एंड लास्ट पॉइंट है मोस्ट ऑफ द हाउसेस वेर ऑफ सिंगल स्टोरी हैविंग अ कोर्टयार्ड, यानी कि मेसोपोटामिया के ज्यादातर हाउसेस एक मंजिले के होते थे विद अ कोर्टयार्ड, एक आंगन के साथ। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ओनली वन। सो ये जो पहला पॉइंट है टाउन्स वेर कंस्ट्रक्टेड अकॉर्डिंग टू प्री प्लान स्ट्रेटेजी, ये एक कैरेक्टरिस्टिक नहीं है, ये एक विशेषता नहीं है मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन का। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 9, फीचर्स ऑफ मेसोपोटामियन स्क्रिप्ट वेयर, यानी कि इन दोनों पॉइंट में से कौन सा पॉइंट मेसोपोटामियन स्क्रिप्ट के फीचर्स है, मेसोपोटामियन स्क्रिप्ट की विशेषताएं है। सो पहला पॉइंट है इट वाज रिटन ऑन क्ले टैबलेट्स, यानी कि मेसोपोटामियन स्क्रिप्ट क्ले टैबलेट्स के ऊपर लिखे जाते थे। एंड दूसरा ऑप्शन है इट वाज रिटन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, यानी कि मेसोपोटामिया के स्क्रिप्ट लेफ्ट से होकर राइट तक लिखे जाते थे। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बोथ 1 and 2, यानी कि ये जो दोनों पॉइंट है ये दोनों पॉइंट ही सही है, ये दोनों ही पॉइंट मेसोपोटामियन स्क्रिप्ट की विशेषताएं है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 10, रिकॉग्नाइज द फॉलोइंग लैंग्वेज। सो इस क्वेश्चन में हमें लैंग्वेज को पहचानना है। इट वाज द लैंग्वेज ऑफ हिब्रू एंड अरेबिक फैमिली और ग्रुप ऑफ लैंग्वेजेस, दिस लैंग्वेज कैन बी सीन ऑन द अशोकन पिलर्स, यानी कि ये जो लैंग्वेज है वो हिब्रू एंड अरेबिक फैमिली का लैंग्वेज है, साथ ही अशोका के पिलर्स में भी हमें ये लैंग्वेज देखने को मिलता है। सो लेट्स चेक द ऑप्शन। ऑप्शन नंबर ए इज पर्शियन लैंग्वेज, ऑप्शन नंबर बी इज अरेबिक लैंग्वेज, ऑप्शन नंबर सी इज अरेमिक लैंग्वेज एंड ऑप्शन नंबर डी इज तुरानी लैंग्वेज। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अरेमिक लैंग्वेज। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 11, there was a growing uncertainty about the value and purpose of monasticism in the, so monasticism के values and purpose में हमें uncertainty का growth देखने को मिला। एंड ये कब हुआ? सो पहला ऑप्शन है 13th सेंचुरी, दूसरा ऑप्शन है 14th सेंचुरी, तीसरा ऑप्शन है 15th सेंचुरी एंड चौथा ऑप्शन है 16th सेंचुरी। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 14th सेंचुरी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 12, अ गिल्ड वाज एन एसोसिएशन ऑफ। सो ये जो क्वेश्चन है ये मेनली द 3 ऑर्डर्स चैप्टर से है। सो गिल्ड किसका एसोसिएशन होता था? सो लेट्स चेक द ऑप्शन। ऑप्शन नंबर ए इज मॉन्क्स, ऑप्शन नंबर बी इज फार्मर्स, ऑप्शन नंबर सी इज क्राफ्ट एंड इंडस्ट्री एंड ऑप्शन नंबर डी इज लॉर्ड। सो इस क्वेश्चन को राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्राफ्ट एंड इंडस्ट्री। गिल्ड मेनली क्राफ्ट एंड इंडस्ट्री का एसोसिएशन होता था। Next question is question number 13. The famous book Feudal Society which dealt with the French society was written by. So एक famous book है, उस book का नाम है Feudal Society, जो कि फ्रेंच के सोसाइटी के साथ डेल्ट करता था, उसको किसने लिखा है? सो पहला ऑप्शन है जॉन्स कनिंगम, दूसरा ऑप्शन है अलेक्जेंडर कनिंगम, तीसरा ऑप्शन है जेम्स कैमेरॉन एंड चौथा ऑप्शन है मार्क ब्लॉक। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मार्क ब्लॉक। Next question is question number 14. Europe witnessed change in land use, switch from 2-field to 3-field system during the, यानी कि यूरोप में हमें लैंड यूज टेक्निक में चेंजेस देखने को मिले थे। पहले 2-field सिस्टम का इस्तेमाल होता था बट बाद में 3-field सिस्टम का इस्तेमाल होने लगा। सो ये चेंजेस कब हुए थे? सो पहला ऑप्शन है 10th सेंचुरी, दूसरा ऑप्शन है 11th सेंचुरी, तीसरा ऑप्शन है 12th सेंचुरी एंड चौथा ऑप्शन है 13th सेंचुरी। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 11th सेंचुरी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 15. द लैंड ग्रांटेड बाय द लॉर्ड टू द नाइट्स वेर कॉल्ड, यानी कि लॉर्ड जो भी लैंड नाइट्स को ग्रांट करते थे, उनको प्रोवाइड करते थे, उस लैंड को क्या कहा जाता था? सो पहला ऑप्शन है फिफ्थ, दूसरा ऑप्शन है फ्यूड, तीसरा ऑप्शन है शीनियर एंड चौथा ऑप्शन है मैनोर। सो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फिफ्थ। लॉर्ड जो भी लैंड नाइट्स को देते थे उसे फिफ्थ कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 16. Monks who moved from one place to another preaching to the people and living on charity, these monks were known as, यानी कि वो monks जो कि एक प्लेस से दूसरे प्लेस मूव करते रहते थे एंड प्रीच करते थे, लोगों को उपदेश देते थे, साथ ही वो चैरिटी के ऊपर ही डिपेंड रहते थे फॉर देयर लाइवलीहुड। सो ऐसे monks को क्या कहा जाता था? सो पहला ऑप्शन है मैनोर, दूसरा ऑप्शन है फ्राइस, तीसरा ऑप्शन है तिथि एंड चौथा ऑप्शन है सर्फ। सो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फ्राइस। फ्राइस वो मेनली मॉन्क्स होते हैं जो कि प्लेस टू प्लेस मूव
करते रहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 17. नेम द स्कॉलर हु आर्ग्यूड दैट हिस्ट्री इज नॉट ऑल अबाउट पॉलिटिकल हिस्ट्री बट ऑल्सो इंक्लूड्स इंटरनेशनल रिलेशन एंड लाइव्स ऑफ ग्रेट पीपल। यानी कि वो कौन से स्कॉलर थे जिन्होंने ये आर्ग्यू किया था कि किसी भी रीजन का हिस्ट्री सिर्फ उसके पॉलिटिकल हिस्ट्री के ऊपर डिपेंड नहीं रहता है, बल्कि वो इंटरनेशनल रिलेशन को भी इंक्लूड करता है, साथ ही ग्रेट पीपल के लाइफ को भी इंक्लूड करता है। सो ऑप्शन नंबर ए इज जेम्स कनिंगम, ऑप्शन नंबर बी इज अलेक्जेंडर कनिंगम, ऑप्शन नंबर सी इज जेम्स ब्लॉक एंड ऑप्शन नंबर डी इज मार्क ब्लॉक। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मार्क ब्लॉक। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 18. कंस्ट्रक्शन ऑफ कैथेड्रल टाउन एट्रीब्यूटेड टू। हमने कैथेड्रल टाउन के बारे में द 3 ऑर्डर्स चैप्टर में पढ़ा था कि मेनली लार्ज चर्चेस को कैथेड्रल कहा जाता था एंड चर्चेस के आसपास में जो टाउन डेवलप होता था उसे कैथेड्रल टाउन कहा जाता था। सो कैथेड्रल टाउन के कंस्ट्रक्शन का श्रेय किसको जाता है? सो पहला ऑप्शन है हायर यील्ड इन एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, यानी कि एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में ज़्यादा यील्ड होने के कारण कैथेड्रल टाउन का कंस्ट्रक्शन हुआ। दूसरा ऑप्शन है प्रमोशन ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री, यानी कि ट्रेड एंड इंडस्ट्री को प्रमोट करने के लिए कैथेड्रल टाउन बनाया गया। तीसरा ऑप्शन है बिजनेस प्रमोशन ड्राइव अंडर द शेड ऑफ रिलीजन, यानी कि धर्म के आड़ में, धर्म के शेड में बिजनेस को प्रमोट करना था, इसलिए कैथेड्रल टाउन बनाया गया था। या फिर द कंट्रीब्यूशन एंड सब्सक्रिप्शन बाय द क्राफ्ट्समैन, आर्टिसन, मर्चेंट्स एंड कॉमन पीपल, यानी कि क्राफ्ट्समैन, आर्टिसन, मर्चेंट्स एंड कॉमन पीपल ने जो भी कंट्रीब्यूशन किए थे, जो भी दान दिए थे, उसकी वजह से कैथेड्रल टाउन बनाए गए थे। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बिजनेस प्रमोशन ड्राइव अंडर द शेड ऑफ रिलीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 19. न्यू एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी वाज कंसिस्टिंग ऑफ, यानी कि यूरोप में बहुत सारे जो है एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी में चेंजेस हुए थे। सो न्यू एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी कौन कौन से थे, वो कौन से चीज़ों को इंक्लूड करते थे? सो पहला ऑप्शन है रिक्लेमेशन ऑफ लैंड, यानी कि लैंड को कन्वर्ट करना इनटू सुइटेबल लैंड जो कि एग्रीकल्चर के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा हो। दूसरा ऑप्शन है यूज़ ऑफ हैवी आयरन टिप प्लाउ, यानी कि भारी आयरन से बने, यानी कि लोहे से बने हल का इस्तेमाल करना। एंड तीसरा ऑप्शन है सोल्जर हार्नेस और बुलेट, यानी कि बैलों के कंधे का इस्तेमाल करना प्लाव करने के लिए, हल चलाने के लिए। एंड लास्ट ऑप्शन है ऑल ऑफ देम, यानी कि इनमें से सभी। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। सो ये तीनों जो पॉइंट है, ये तीनों न्यू एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 20. Dash opted to live isolated in contrast to the clergy who lived in towns and villages. So वो कौन से ग्रुप थे जिन्होंने ये चूज किया था कि वो आइसोलेटेड रहेंगे, यानी कि वो अकेले रहेंगे एज कम्पेयर टू द क्लर्जी जो कि टाउन्स एंड विलेजेस में बहुत ही मजे से रहते थे? सो पहला ऑप्शन है मॉन्क्स, दूसरा ऑप्शन है फार्मर्स, तीसरा ऑप्शन है क्राफ्ट एंड इंडस्ट्री एंड चौथा ऑप्शन है लॉर्ड। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मॉन्क्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 21. रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड रिकॉग्नाइज, यानी कि ये जो क्वेश्चन है ये मेनली पैसेज से रिलेटेड है। दिस वे द पब्लिक प्लेसेस और एरियाज विद द ट्रेन पीपल फाइट वाइल्ड बीस्ट एंड फाइनली नॉक देम डाउन, यानी कि ये वो प्लेसेस है, वो एरियाज है जहाँ पे ट्रेन पीपल, जिनको ग्लेडिएटर्स कहा जाता है, वे लोग वाइल्ड बीस्ट यानी कि वाइल्ड एनिमल्स के साथ फाइट करते हैं एंड फाइनली उन्हें मार गिराते हैं। द एक्सलेंट मसल पावर डेवलप्ड बाय देम एंड द स्किल एज वेल वाज ऑब्जर्व बाय द पॉपुलेस गैदर देयर, यानी कि उस एरिया में, उस पब्लिक प्लेसेस में जो भी लोग गैदर होते हैं, जो भी लोग इकट्ठा होते हैं, वो लोग ट्रेन पीपल यानी कि ग्लेडिएटर्स के मसल पावर को और उनके स्किल को ऑब्जर्व करते हैं और स्पेशल ओकेशन यानी कि कुछ विशेष अवसर पे एंड थस दे एंटरटेन एंड वो लोग एंटरटेन होते हैं। सो इस क्वेश्चन का मतलब ये है कि वो कौन सा प्लेस है, पब्लिक प्लेस है जहाँ पे ये सब कुछ होता है। सो लेट्स चेक द ऑप्शन। ऑप्शन नंबर ए इज Tacitus, option number B is Colosseum, option number C is Domus Augustana and option number D is column of Marcus Aurelius. So इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, Colosseum. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 22. Who was destroyed by the Arabs between the period around 511 and 774 century, यानी कि यहाँ पे हमारे पास तीन ऑप्शन है, तीन पॉइंट है। वेसिगोट्स ऑफ स्पेन, फ्रैंक्स ऑफ गॉल एंड लम्बर्ड्स इन इटली।
सो इन तीनों ऑप्शन में से अरब ने किनको डिस्ट्रॉय किया था 511 एंड 774 सेंचुरी के दौरान? सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ये तीनों ही पॉइंट सही है, अरब्स ने इन तीनों को डिस्ट्रॉय किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 23। What is not correct about Constantine? So ये जो तीन पॉइंट है इनमें से कौन सा पॉइंट सही नहीं है एम्पायर कॉन्स्टेंटीन के बारे में? So let's check the point. पहला पॉइंट है he introduced solidus the gold coin which outlasted the Roman Empire itself. Next point है oil presses and glass pictures, screw presses and water mills were stabilized employed under his rule. And third point है he invested more in the promotion of heavy industries in villages. So इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 2 and 3. So ये जो पॉइंट नंबर 2 एंड ये जो पॉइंट नंबर 3 है ये करेक्ट नहीं है अबाउट द एम्पायर कॉन्स्टेंटीन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 24। Which rivers made boundaries of the Roman Empire from the northern side? यानी कि रोमन एम्पायर के नॉर्थन साइड में रोमन एम्पायर का बाउंड्रीज कौन से दो रिवर्स तक फैला हुआ था? सो लेट्स चेक द ऑप्शन। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज राइन, ऑप्शन नंबर सेकंड इज यूफ्रेटस, ऑप्शन नंबर थर्ड इज डैन्यूब एंड ऑप्शन नंबर फोर्थ इज नाइल। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1 and 3। रोमन एम्पायर का जो बाउंड्रीज था वो मेनली रिवर राइन एंड डैन्यूब तक फैला हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 25। Which languages were spoken in upper classes in east and west of the early empire of Rome? यानी कि अर्ली रोमन एम्पायर में अपर क्लास जो कि ईस्टर्न साइड में रहते थे वो कौन से लैंग्वेज बोलते थे एंड जो वेस्टर्न साइड में रहते थे वो कौन से लैंग्वेज बोलते थे? सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। द अपर क्लासेस ऑफ द ईस्ट स्पोक एंड रोट इन ग्रीक, यानी कि रोमन एम्पायर के अपर क्लासेस के जो लोग होते थे ईस्टर्न साइड में वो मेनली ग्रीक लैंग्वेज का इस्तेमाल करते थे बोलने के लिए एंड लिखने के लिए, एंड दोज ऑफ द वेस्ट इन लैटिन, एंड वेस्टर्न साइड में जो अपर क्लास रहते थे वो लैटिन लैंग्वेज का इस्तेमाल करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 26। The Spanish olive oil of the middle of the 3rd century was mainly carried in a container that was called, यानी कि मिडिल 3rd सेंचुरी में जो स्पेनिश ऑलिव ऑयल होते थे उनको स्पेशली एक कंटेनर में कैरीड किया जाता था, उनको क्या कहा जाता है, उस कंटेनर को क्या कहा जाता था? सो लेट्स चेक द ऑप्शन। फर्स्ट ऑप्शन इज एम्फोरा, सेकंड ऑप्शन इज ड्रेसल 20, थर्ड ऑप्शन इज एम्फोरा, गलती से दोनों ऑप्शन सेम दे दिए हैं, एंड फोर्थ ऑप्शन इज नन ऑफ देम। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ड्रेसल 20। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 27। सेंट अगस्टाइन वॉज बिशप ऑफ द नॉर्थ अफ्रीकन सिटी ऑफ, यानी कि सेंट अगस्टाइन जो थे वो मेनली नॉर्थ अफ्रीका से बिलोंग करते थे, नॉर्थ अफ्रीका के बिशप थे। सो वो कौन से सिटी से बिलोंग करते थे नॉर्थ अफ्रीका के? सो लेट्स चेक द ऑप्शन। फर्स्ट ऑप्शन इज अनाबा, सेकंड ऑप्शन इज अल्गेरिया, थर्ड ऑप्शन इज हिप्पो एंड फोर्थ ऑप्शन इज नुमीडिया। सो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हिप्पो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 28। द एम्पायर हु मेड क्रिश्चियनिटी द ऑफिशियल रिलीजन इन द रोमन एम्पायर वाज, यानी कि वो कौन से रोमन एम्पायर थे जिन्होंने क्रिश्चियनिटी को रोमन एम्पायर के ऑफिशियल रिलीजन बनाया था? सो लेट्स चेक द ऑप्शन। ऑप्शन नंबर ए इज अलेक्जेंडर, ऑप्शन नंबर बी इज अगस्टस, ऑप्शन नंबर सी इज कॉन्स्टेंटीन एंड ऑप्शन नंबर डी इज नीरो। सो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी एम्पायर कॉन्स्टेंटीन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 29। व्हाट हैपेंड टू जूलियस सीजर, जूलियस सीजर के साथ क्या हुआ था? सो लेट्स चेक द ऑप्शन। पहला ऑप्शन है ही वाज वोटेड आउट ऑफ हिज कंसल पोजीशन, यानी कि उनका जो पोजीशन था उस पोजीशन से उन्हें बाहर निकाल दिया गया था। ऑप्शन नंबर बी इज ही वाज डिफीटेड बाय द फोर्सेस ऑफ ऑक्टेवियन, सो ऑक्टेवियन के फोर्सेस ने उन्हें डिफीट कर दिया था। सो जो जूलियस सीजर थे उनके जो एडॉप्टेड सन थे उनका नाम था ऑक्टेवियन, एंड बाद में उन्होंने अपना नाम चेंज करके अगस्टस रख दिया था। सो सेकंड ऑप्शन ये बोल रहा है कि ऑक्टेवियन के फोर्सेस ने उन्हें डिफीट कर दिया था। थर्ड ऑप्शन ये है कि ही वाज असैसिनेटेड, उनकी हत्या कर दी गई थी, एंड फोर्थ ऑप्शन है डाइड एज द ग्रेटेस्ट रूलर इन रोमन हिस्ट्री, यानी कि रोमन हिस्ट्री में एक ग्रेटेस्ट रूलर के रूप में वो मरे थे। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ही वाज असैसिनेटेड, उनकी हत्या कर दी गई थी। एक ग्रुप ऑफ सेनेटर्स ने 44 BC में उनकी हत्या कर दी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 30। अ लॉ ऑफ डैश रेफर टू वर्कर्स बीइंग ब्रांडेड so they could be recognized if and when they run away and try to hide,
वो कौन सा लॉ था जो कि मेनली वर्कर्स के लिए था। अगर वर्कर्स कहीं पे भाग जाते हैं या फिर कहीं पे छुप जाते हैं देन उनको रिकॉग्नाइज किया जाए, उनको फिर से पकड़ा जाए। सो लेट्स चेक द ऑप्शन। पहला ऑप्शन है 498, दूसरा ऑप्शन है 298, तीसरा ऑप्शन है 398 एंड चौथा ऑप्शन है 198। सो इसका राइट आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन 398। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 31। अरेंज द 4 कैलिफ इन सीक्वेंस, यानी कि इस्लामिक वर्ल्ड के, इस्लामिक लैंड के जो पहले 4 रसूदीन कैलिफ थे उनको सीक्वेंस वाइज हमें अरेंज करना है। सो पहला है उमर, दूसरा है अली, तीसरा है अबू बकर एंड चौथा है उस्मान। सो इसका जो अरेंजमेंट होगा वो ऐसा होगा कि सबसे पहले अबू बकर फर्स्ट रसूदीन कैलिफ बनते हैं, उसके बाद उमर होगा, उसके बाद उस्मान होगा एंड लास्ट जो कैलिफ होंगे वो अली होंगे। सो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 3, 1, 4 एंड 2। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 32। The most conservative among the following was the dash school of Islamic law। सो मेनली 4 तरह के स्कूल ऑफ इस्लामिक लॉ है। इन चारों लॉज में से कौन सा सबसे कंजर्वेटिव लॉ है। सो लेट्स चेक द ऑप्शन। पहला ऑप्शन है मालिकी, दूसरा ऑप्शन है हनाफी, तीसरा ऑप्शन है साफी एंड चौथा ऑप्शन है हनवाली। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हनवाली। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 33। Which one of the following is not a literacy works of Islamic world? यानी कि इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन लिटरेसी वर्क नहीं है इस्लामिक वर्ल्ड का। सो लेट्स चेक द ऑप्शन। पहला ऑप्शन है किताबुल बुखारा, दूसरा ऑप्शन है अल कानून फिल तब, तीसरा ऑप्शन है शाहनामा एंड चौथा ऑप्शन है कलीला व दिमना। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अल कानून फिल तब। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 34 जो कि एक पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन है। रिकॉग्नाइज द फॉलोइंग इमेज। सो ये जो इमेज है ये किस चीज की इमेज है। सो लेट्स चेक द ऑप्शन। पहला ऑप्शन है मक्का, दूसरा ऑप्शन है मदीना, तीसरा ऑप्शन है काबा एंड चौथा ऑप्शन है डेमस्कस। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ये जो स्ट्रक्चर है ये मेनली काबा है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 35। द सेमी हिस्टोरिकल वर्क्स इन द इस्लामिक हिस्ट्री वर्स, यानी कि इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सेमी हिस्टोरिकल वर्क है। सो लेट्स चेक द ऑप्शन। पहला ऑप्शन है बायोग्राफीज, दूसरा ऑप्शन है क्रॉनिकल्स, तीसरा ऑप्शन है आई विटनेस रिपोर्ट एंड चौथा ऑप्शन है इंस्क्रिप्शन। सो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बायोग्राफीज। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 36। कैलिफ मुआविया शिफ्टेड हिज कैपिटल टू, यानी कि जो फर्स्ट उमायद कैलिफ थे जिनका नाम था मुआविया, उन्होंने अपने कैपिटल को कहाँ पे शिफ्ट किया था। सो पहला ऑप्शन है रोम, दूसरा ऑप्शन है मदीना, तीसरा ऑप्शन है मक्का एंड चौथा ऑप्शन है डेमस्कस। सो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी डेमस्कस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 37। The woman saint Sufi who in her poems preach intense love for God by uniting with the God verse, यानी कि वो कौन सा ओमेन सूफी सेंट है जिन्होंने अपने पोएम्स के थ्रू अपना जो इंटेंस लव था गॉड के प्रति, भगवान के प्रति उनको दर्शाया है। सो पहला ऑप्शन है राबिया, दूसरा ऑप्शन है आयशा, तीसरा ऑप्शन है फतिमा एंड चौथा ऑप्शन है खादीजा। सो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राबिया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 38। कॉपर कॉइन सर्कुलेटेड इन द सेंट्रल इस्लामिक लैंड्स वेर कॉल्ड, सेंट्रल इस्लामिक लैंड में जो कॉपर कॉइन सर्कुलेट होते थे उनको क्या कहा जाता था। सो पहला ऑप्शन है डेनेरियस, दूसरा ऑप्शन है फुलोस, तीसरा ऑप्शन है दिरहम एंड चौथा ऑप्शन है ड्रैकम। सो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी फुलोस। सेंट्रल इस्लामिक लैंड के कॉपर कॉइन को फुलोस कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 39। पल्लवी वर्स, यानी कि पल्लवी क्या था। So let's check the option. Option number A is language of ancient Rome, यानी कि रोमन एम्पायर का लैंग्वेज था। लैंग्वेज ऑफ स्क्योर्ड बुक्स ऑफ एंशियंट ईरान, यानी कि ईरान के स्क्योर्ड बुक्स, पवित्र बुक्स में इस्तेमाल किए जाने वाले लैंग्वेज थे। या फिर ऑप्शन नंबर सी अ रिचुअल ऑफ मुस्लिम कम्युनिटी, यानी कि मुस्लिम कम्युनिटी का एक रिचुअल था। या फिर ऑप्शन नंबर डी नेम ऑफ ए हॉस्पिटल। सो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी लैंग्वेज ऑफ स्क्योर्ड बुक्स ऑफ एंशियंट ईरान। पल्लवी जो है वो ईरान का लैंग्वेज है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 40। बायत अल कीमा वाज, यानी कि बायत अल कीमा क्या था। ऑप्शन नंबर ए इज एन ऑडिटोरियम, ऑप्शन नंबर बी इज सिनागॉग, ऑप्शन नंबर सी इज अ मॉस्क एंड ऑप्शन नंबर डी इज अ लाइब्रेरी कम इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस।
सो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अ लाइब्रेरी कम इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 41। सो क्वेश्चन नंबर 41 बेसिकली एक मैच द फॉलोइंग टाइप क्वेश्चन है, जिसमें हमें सही ऑप्शंस के साथ मैच करना पड़ेगा। सो पहला है एंजल्स एंड सैक्सन। सो एंजल्स एंड सैक्सन बेसिकली सेंट्रल यूरोप के एक ट्राइब थे जो कि इंग्लैंड में सेटल हुए थे। सो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट है फिप। सो फिप जो है मेनली लॉर्ड्स एक पीस ऑफ लैंड नाइट्स को देते थे, जिसको फिप कहा जाता था। सो ये जो बी क्वेश्चन है इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन इज गॉल। सो फ्रांस को पहले गॉल कहा जाता था, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। एंड नेक्स्ट इज फ्यूड। सो फ्यूडलिज्म का जो वर्ड है फ्यूड, उसका मतलब होता है एक पीस ऑफ लैंड। सो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। सो यहाँ पे जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए का जो है वो 2 के साथ मैच होगा, बी का 1 के साथ मैच होगा, सी का 4 के साथ मैच होगा एंड डी का 3 के साथ मैच होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 42। What consequences were not seen of the catastrophe in the form of bubonic plague? यानी कि कौन से कॉन्सिक्वेंसेस, कौन से रिजल्ट हमें नहीं देखने को मिले थे जब ब्यूबॉनिक प्लेग आया था। सो ऑप्शन चेक करते हैं। पहला ऑप्शन है अ नंबर ऑफ पीपल वे डिसलोकेटेड, बहुत सारे लोग डिसलोकेटेड हो गए थे। दूसरा ऑप्शन है इंक्रीज इन पॉपुलेशन रिजल्टेड इन अ मेजर शॉर्टेज ऑफ लेबर। तीसरा ऑप्शन है इम्बैलेंस क्रिएटेड बिटवीन एग्रीकल्चर एंड मैन्युफैक्चर। एंड चौथा ऑप्शन है प्राइजेस प्लमेटेड फॉर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट इंक्लूडिंग फूड ग्रेन्स। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इंक्रीज इन पॉपुलेशन रिजल्टेड इन अ मेजर शॉर्टेज ऑफ लेबर। सो ब्यूबॉनिक प्लेग के बाद मेनली ये जो कॉन्सिक्वेंसेस था वो हमें नहीं देखने को मिला था, क्योंकि पॉपुलेशन में इंक्रीज नहीं बल्कि डिक्रीज हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 43, जो कि एक एसेशन एंड रीजन वाला क्वेश्चन है। सो एसेशन में ये लिखा हुआ है कि यूरोपियंस कंसिडर्ड मेसोपोटामियन इंपॉर्टेंट ऑन अकाउंट, यानी कि यूरोपियंस मेसोपोटामियन को इंपॉर्टेंस कंसिडर करते थे। एंड वो क्यों करते थे उसका रीजन ये लिखा हुआ है, इन द ओल्ड टेस्टामेंट there are references about it which refer to Simar meaning the Sumer। सो जो बाइबल के ओल्ड टेस्टामेंट है उसमें मेनली सिमार जो वर्ड है उसके बारे में बताया गया है, जिसका मतलब होता है सुमेर। सो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बोथ ए एंड आर करेक्ट, यानी कि एसेशन एंड रीजन दोनों ही करेक्ट है। आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, यानी कि एसेशन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है आर, यानी कि रीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 44। व्हाट इज द कैलकुलेशन फॉर्मूला ऑफ हिजरी वाइज वर्सा ग्रिगोरियन क्रिश्चियन ईयर? यानी कि सेंट्रल इस्लामिक लैंड वाले चैप्टर में हमने देखा था कि हिजरी ईयर एंड ग्रिगोरियन क्रिश्चियन ईयर का एक फॉर्मूला है कैलकुलेट करने का। सो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। Next question is question number 45. Which one of the following is not a feature of अब्दुल मलिक्स कॉइन? यानी कि इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन फीचर नहीं है, कैरेक्टरिस्टिक नहीं है अब्दुल मलिक के कॉइन का। सो पहला ऑप्शन है ही अडॉप्टेड अरेबिक एज द लैंग्वेज ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन एंड सर्कुलेटेड इस्लामिक कॉइनेज, यानी कि उन्होंने अरबिक लैंग्वेज को अडॉप्ट किया था एज द लैंग्वेज ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन, साथ ही उन्होंने इस्लामिक कॉइनेज यानी कि इस्लामिक कॉइन्स को बनाया था, सर्कुलेट किया था। नेक्स्ट ऑप्शन है इट वाज कॉल्ड दिनार इन सिल्वर एंड दिरहम इन गोल्ड, यानी कि सिल्वर कॉइन को दिनार कहा जाता है एंड गोल्डन कॉइन को दिरहम कहा जाता है। नेक्स्ट ऑप्शन है द शेप एंड सिंबल एंड इंस्क्रिप्शन वर कॉपीड फ्रॉम बाइजेंटियन कॉइन जेनेरियस एंड इरानियन कॉइन ट्रेकम बट इन अरेबिक वर्जन, यानी कि अब्दुल मलिक के जो कॉइन थे उनका जो शेप, सिंबल एंड इंस्क्रिप्शन था वो बाइजेंटियन कॉइन एंड इरानियन कॉइन का कॉपी था बट अरेबिक वर्जन में। एंड लास्ट ऑप्शन है ऑल आर इनकरेक्ट, यानी कि इनमें से सभी इनकरेक्ट है। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि सिल्वर कॉइन को दिरहम कहा जाता था एंड गोल्डन कॉइन को दिनार कहा जाता था। सो ये जो ऑप्शन है ये एक फीचर नहीं है अब्दुल मलिक के कॉइन का। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 46। इसमें हमें फिर से अरेंज करना है, हमें इन चारों ऑप्शंस को अरेंज करना पड़ेगा। सो पहला ऑप्शन है सेनेटर्स, दूसरा ऑप्शन है स्लेव, तीसरा ऑप्शन है इक्वेस्ट्रियन एंड चौथा ऑप्शन है रिस्पेक्टेबल सेक्शन।
सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। सबसे पहले जो अरेंजमेंट में आएगा वो है सेनेटर्स, जो कि मेनली एरिस्टोक्रेसी को रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट पोजीशन में इक्वेस्ट्रियन आएगा, जो कि मेनली घुड़सवार लोग होते हैं, उसको कहा गया है। थर्ड पोजीशन में रिस्पेक्टेबल सेक्शन आएगा एंड फोर्थ एंड सबसे लास्ट पोजीशन में स्लेव आएंगे। इसके बाद हमें सेक्शन नंबर 3 में मेनली पैसेज से रिलेटेड क्वेश्चंस दिए गए हैं। सो अभी मैं आपको पैसेज पढ़ के समझा नहीं सकती हूँ क्योंकि ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, बट अगर अभी तक आप लोगों ने एनसीईआरटी से सारे चैप्टर्स को पढ़ा है देन आपको ये पैसेज बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। सो पैसेज आप प्लीज़ खुद से पढ़ लीजिएगा। हम अभी सिर्फ क्वेश्चंस को करते हैं जो कि इस पैसेज से ही रिलेटेड है। सो क्वेश्चन नंबर 47 इज What types of families were common in Mesopotamian society? मेसोपोटामिया के सोसाइटी में किस तरह के फैमिलीज बहुत ज़्यादा कॉमन थे? सो पहला ऑप्शन है कंपाउंड फैमिलीज, दूसरा ऑप्शन है कंबाइंड फैमिलीज, तीसरा ऑप्शन है न्यूक्लियर फैमिलीज एंड चौथा ऑप्शन है नन ऑफ दिस। सो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, न्यूक्लियर फैमिलीज। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 48। हु वॉज द हेड ऑफ द फैमिली, यानी कि फैमिली के हेड कौन होते थे? सो पहला ऑप्शन है फादर, दूसरा ऑप्शन है मदर, तीसरा ऑप्शन है एल्डर सन एंड चौथा ऑप्शन है ऑल ऑफ दिस। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फादर यानी कि पिता। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 49। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ न्यूक्लियर फैमिली? न्यूक्लियर फैमिली का मतलब क्या होता है? सो पहला ऑप्शन होता है अ फैमिली विथ ऑल रिलेटिव्स, यानी कि एक ऐसा फैमिली जिसमें हर एक रिलेटिव्स एक साथ मिलकर रहते हैं। दूसरा ऑप्शन है कंप्रोमाइजेस ऑफ अ मैन, हिज वाइफ एंड चिल्ड्रन, यानी कि एक ऐसा फैमिली जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक आदमी रहता है, उनकी वाइफ रहती है, उनके बच्चे रहते हैं। तीसरा ऑप्शन है कंप्राइजेस ऑफ अ मैन, हिज वाइफ, हिज चिल्ड्रन एंड देयर चिल्ड्रन, यानी कि एक ऐसा फैमिली जिसमें एक आदमी रहता है, उसकी वाइफ रहते हैं, उनके बच्चे रहते हैं और उनके बच्चों के भी बच्चे रहते हैं। एंड लास्ट ऑप्शन है नन ऑफ दिस। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कंप्रोमाइजेस ऑफ अ मैन, हिज वाइफ एंड चिल्ड्रन, उसको न्यूक्लियर फैमिली कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 50। व्हाट वाज डेनेरियस? डेनेरियस किसको कहा जाता था? सो पहला ऑप्शन है गोल्ड कॉइन, दूसरा ऑप्शन है रूबी स्टोन, तीसरा ऑप्शन है सिल्वर कॉइन एंड चौथा ऑप्शन है अ रेड डायमंड। सो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अ सिल्वर कॉइन। डेनेरियस एक सिल्वर कॉइन है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 51। What was exchange at the time of marriage? यानी कि मैरिज के टाइम पे, विवाह के टाइम पे किन सब चीज़ों को एक्सचेंज किया जाता था? सो पहला ऑप्शन है गिफ्ट, दूसरा ऑप्शन है चैंस, तीसरा ऑप्शन है इनहेरिटेंस एंड चौथा ऑप्शन है लीगल टैक्स। सो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गिफ्ट। सो ये जो सारे क्वेश्चन है ये मेनली पैसेज से ही रिलेटेड है, सो प्लीज पैसेज को पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 52। Who used to inherit the house and herds? यानी कि हाउस को एंड हर्ट्स को, यानी कि पशुओं को कौन इनहेरिट करता था? सो पहला ऑप्शन है फादर, दूसरा ऑप्शन है मदर, तीसरा ऑप्शन है एल्डर सन एंड चौथा ऑप्शन है ब्राइड ग्रूम। सो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एल्डर सन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 53, जो कि मेनली पैसेज से ही रिलेटेड है। हमें दूसरा पैसेज पढ़ के इन क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। सो ये क्वेश्चन भी आप लोग प्लीज पढ़ लीजिएगा। ये क्वेश्चन द 3 ऑर्डर्स चैप्टर से बिलोंग करता है। सो क्वेश्चन नंबर 53 इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? इन चारों स्टेटमेंट में से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? सो पहला है एवरीवन कुड बिकम प्रीस्ट, यानी कि सब कोई प्रीस्ट बन सकते थे। वुमेन कुड नॉट बिकम प्रीस्ट, यानी कि वुमेन प्रीस्ट नहीं बन सकते थे। प्रीस्ट कुड मैरी, यानी कि प्रीस्ट मैरी कर सकते थे, शादी कर सकते थे। एंड चौथा ऑप्शन है नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, वुमेन कुड नॉट बिकम प्रीस्ट, यानी कि वुमेन को प्रीस्ट बनने का अलाउ नहीं था। ये स्टेटमेंट इन चारों स्टेटमेंट में से करेक्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 54। Who was considered religious nobility? Religious nobility किनको कंसिडर किया जाता था? सो पहला ऑप्शन है मॉन्क्स, दूसरा ऑप्शन है फ्राइज, तीसरा ऑप्शन है बिशॉप एंड चौथा ऑप्शन है नन। सो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, बिशॉप। बिशॉप को रिलीजियस नोबिलिटी कंसिडर किया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 55। Which of the following is not correct about बिशॉप? यानी कि इन चारों पॉइंट में से कौन सा जो पॉइंट है वो करेक्ट नहीं है, सही नहीं है बिशॉप्स के रिलेटेड। सो पहला ऑप्शन है दे यूज टू लिव इन सिंपल हाउसेस, यानी कि बिशॉप सिंपल हाउसेस में रहते थे। नेक्स्ट ऑप्शन है दे ओन वास्ट लैंडेड स्टेट, यानी कि उनके पास बहुत ज़्यादा ज़मीनें होते थे। तीसरा ऑप्शन है दे वर कंसिडर रिलीजियस नोबिलिटी, उनको रिलीजियस नोबिलिटी कंसिडर किया जाता था। एंड लास्ट ऑप्शन है नन ऑफ दिस।
सो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, दे यूज टू लिव इन सिंपल हाउसेस, क्योंकि बिशप सिंपल हाउसेस में नहीं रहते थे बल्कि ग्रैंड पैलेसेस में रहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 56, हाउ मेनी शेयर ऑफ द प्रोड्यूस वाज पेड टू द चर्च एज तिथि, यानी कि जो चर्च होता था वो मेनली पीजन से एक टैक्स लेते थे जिनको तिथि कहा जाता है। सो पीजन्स अपने प्रोड्यूस का कितना शेयर चर्च को देते थे? सो पहला ऑप्शन है हाफ, दूसरा ऑप्शन है 1/3, तीसरा ऑप्शन है 1/4 एंड चौथा ऑप्शन है 1/10। सो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, 1/10। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 57, फॉर हुम रिच पीपल यूज टू डोनेट मनी अकॉर्डिंग टू पैराग्राफ। सो ये जो पैराग्राफ है इनके अकॉर्डिंग रिच पीपल किनके लिए डोनेट करते थे? सो पहला ऑप्शन है फॉर देयर ओन वेलफेयर, यानी कि अपने खुशहाली के लिए। दूसरा ऑप्शन है फॉर पोर पीपल, यानी कि गरीब लोगों के लिए। तीसरा ऑप्शन है फॉर द स्टेट एंड चौथा ऑप्शन है नन। सो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, फॉर देयर ओन वेलफेयर, यानी कि अपनी खुशहाली के लिए वो डोनेट करते थे चर्च में मनी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 58, हाउ वाज द रिलीजियस सिस्टम ऑफ मेडाइवल यूरोप अकॉर्डिंग टू द गिवन एक्सर्प्ट, यानी कि इस पैराग्राफ के अकॉर्डिंग मेडाइवल यूरोप का रिलीजियस सिस्टम कैसा था? सो लेट्स चेक द ऑप्शन। पहला ऑप्शन है प्रोग्रेसिव, दूसरा ऑप्शन है ऑर्थोडॉक्स, तीसरा ऑप्शन है रिजिड एंड चौथा ऑप्शन है नन ऑफ दिस। सो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, ऑर्थोडॉक्स। सो लास्ट के जो 2 क्वेश्चन है वो मेरे मैप से रिलेटेड है। सो मैप हमें कुछ इस पीडीएफ में अच्छे से समझ में नहीं आ रहा है, तो लास्ट के 2 क्वेश्चंस अभी रहने देते हैं। सो विद दिस वी हैव फाइनली डन विद आवर सैंपल पेपर। हमने अपने सैंपल पेपर के सारे क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए हैं एक्सेप्ट दैट लास्ट 2 क्वेश्चन। सो पेपर बहुत ज़्यादा लेंदी था, इसीलिए बहुत ज़्यादा टाइम भी लग गया इसको सॉल्व करते हुए, बहुत ज़्यादा वीडियो लंबा बन गया। बट आई रियली होप दैट दिस सैंपल पेपर विल हेल्प यू इन योर एग्जामिनेशन। सो विद दिस वीडियो के एंड करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा देन प्लीज लाइक माई वीडियो, सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड share these videos with all your friends, and best of luck for your examination. So see you soon in my next video. Till then, bye bye and stay tuned with my channel, and thanks for watching my video.